नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। शाम के 6 बज रहे हैं और हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात क्या हुई? दोनों देशों के बीच रिश्तों के मौसम का मिजाज ही बदल गया है। सिर्फ 8 दिनों के अंदर दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने की तेजी से कोशिशें होने लगी हैं। भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के बीच सुरक्षा, आतंकवाद और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो वहीं पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार के रुख को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से भी सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है और पूछा यह जा रहा है कि आखिर पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया जो सरकार पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की तरफ अचानक बढ़ने लगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच करवट लेते इन रिश्तों को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। तो राय आपकी भी होगी शामिल, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे पर यशवंत ने उठाए सवाल, कहा ऐसा क्या बदल गया जो बदल गई बीजेपी की नीति। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सोनिया राहुल की याचिका खारिज, पेशी से छूट की मांग रखी थी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन, बाल बाल बच गई कई गाड़ियां। चेन्नई में एयरफोर्स रेस्क्यू टीम का कमाल, हेलीकॉप्टर के जरिए बचाई गर्भवती महिला की जान। और ढह गया साउथ अफ्रीका के डिफेंस का किला, कोटला पर भारत ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। और अब बीजिंग में भी प्रदूषण को लेकर खतरे की घंटी, जारी किया गया है रेड अलर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की मुलाकात विदेश में क्यों की गई? क्या पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा किया जाना चाहिए? और क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ हो सकती है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता चंदन यादव, बीजेपी के नेता वैभव अग्रवाल, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार साहब और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है। आपको दिखाते हैं कि पिछले 8 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की तलखी नरमी में बदलती दिखाई दे रही है। मोदी और नवाज की मुलाकात 30 नवंबर को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच हुई इस छोटी सी मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों का क्लाइमेट चेंज हो गया। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भारत और पाकिस्तान रिश्ते को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर राजी हुए। सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात। बीते रविवार को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जंजुआ की बैंकॉक में मुलाकात हुई। बैठक में सुरक्षा, शांति के अलावा आतंकवाद, जम्मू कश्मीर और एलओसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इसी तरह बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। विदेश सचिवों के बीच मुलाकात। बैंकॉक में एनएसए स्तर की बातचीत के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिव भी मौजूद रहे। विदेश सचिवों का इस बैठक में शामिल होना बातचीत के रोड मैप के लिए अहम माना जा रहा है। सुषमा स्वराज का पाकिस्तान दौरा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पाकिस्तान जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भारत को न्योता भेजा गया था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुषमा स्वराज की नवाज शरीफ और उनके सलाहकार सरताज अजीज से भी मुलाकात हो सकती है। यानी पिछले 8 दिनों के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तेजी से यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हो पाएंगे और क्या सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों के साथ साथ शांति और सुरक्षा पर बात बन पाएगी। इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएसए स्तर की मुलाकात विदेश में क्यों की गई है। क्या पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा इस वक्त किया जाना चाहिए भारत के द्वारा? और क्या आतंकवाद पर बातचीत के
एक साथ भारत आगे बढ़ सकता है? बातचीत और आतंकवाद से रिश्ते, जो लगातार आतंकवाद के स्तर पर सुधारने की कोशिश हो रही है, क्या सरकार की ये पहल सही है? तो आज पूरे देश में, और देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी ये सवाल गूंज रहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की आने वाले दिनों में क्या दिशा होगी। चंदन यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, वैभव अग्रवाल, नेता बीजेपी, अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व राजदूत, और कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ सज्जनहार साहब शुरू करना चाहूंगी कि इस पूरी यात्रा पिछले 7 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि एकदम यू टर्न हो गया है? ऐसा लगता है इसमें हकीकत क्या है वो आप बताएंगे। नहीं, हकीकत पूरी तरह तो अब हमें भी नहीं मालूम है क्या हुआ है, परंतु जो जिस तरफ जा रही है बातचीत, जैसे वहां पर पेरिस में 30 नवंबर को मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी की, वहां नवाज शरीफ से, वहां पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उस 5 मिनट की मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि आज सुषमा स्वराज की यात्रा एकदम इस तरह से तय हो गई है? देखिए, अगर आप सुषमा स्वराज जी की यात्रा पर बात करना चाहते हैं, मैं एक उसमें टिप्पणी जरूर देना चाहूंगा। वो जो जा रही हैं वहां पर, वो अफगानिस्तान के मसले पर बात करने के लिए जा रही हैं जी। वो कोई द्विपक्षीय बात नहीं है, कोई बायलैटरल विजिट नहीं है, कोई दुतरफा बातचीत नहीं है। वहां पर केवल भारत और पाकिस्तान की बात नहीं होगी, वहां पर बातचीत होगी, 18 देश आएंगे। और जो अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जैसे तालिबान का वहां पर करतब बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे लिए भी बहुत चिंता का विषय है। और हमारे लिए चिंता का विषय ये भी रहा है, जो पाकिस्तान और अशरफ गनी की सरकार काबुल में और तालिबान के बीच में बातचीत होती रही है, परंतु भारत उसका हिस्सा नहीं है। तो हमको भी उसमें, क्योंकि वहां पर हमारे बहुत ही सामरिक इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो सुषमा स्वराज जी का, विदेश मंत्री का वहां पर जाना बिल्कुल बनता है। जो भी वहां पर पूरा इंटरनेशनल कोई भी मीटिंग हो जहां अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हो, हम स्वयं ये कहते रहे हैं, जो अफगानिस्तान के बारे में, चाहे उनको सहायता की हो, चाहे वहां पर तालिबान से लड़ने की बात हो, वहां पर भारत को हमेशा रहना चाहिए जी। और भारत को रहना चाहिए, लेकिन सुषमा स्वराज अगर जाती हैं, नवाज शरीफ में से भी मिलती हैं, सरताज अजीज से भी मिलती हैं, तो इसके बहुत मायने हैं। वैभव अग्रवाल साहब, क्या है सरकार की सोच इसके पीछे? हम लोग मीडिया हमेशा से बहुत प्रोएक्टिव रहा है हमारे देश में, और मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़्यादा खींच के पढ़ा जा रहा है। एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो कि सीनियर डिप्लोमेट हैं अशोक जी, उन्होंने भी बड़े सिंपल शब्दों में बोला है। इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की बजाय इसको हमें साफ साफ चीज़ों में देखना, साफ साफ शब्दों में देखना चाहिए। सीधे चलते हुए ये देखना चाहिए कि देखिए, द्विपक्षीय बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिलें और द्विपक्षीय बातचीत चालू हो जाए। मिलना हमेशा अच्छा है, इट्स ऑलवेज गुड टू मीट, इट्स ऑलवेज गुड टू कम्युनिकेट। आप एरोगेंट होके बैठ जाएं पीछे कि बॉस हम तो मिलेंगे ही नहीं, हाँ हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? फिर तो बात ही नहीं पहुंचा सकते। अगर आपका डायलॉग चालू रहेगा, आप मिलते रहेंगे, तो ऐसे मौके बहुत आएंगे जिन मौकों पर हम आइस तोड़ सकते हैं जी। हम आपस में बात करके मसलों का हल निकाल सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मसले नहीं है, बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं, बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं। हर बार कोई ना कोई इशू सॉल्व हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार मिलते हैं तो हमारे घर 13 वर्ष से जो हमारी देश की बेटी नहीं आ पाई थी, वो आ गई। अब इस बार सुषमा जी मिलेंगी तो क्या रंग आएगा? पिछली बार मिले थे तो क्या आएगा? वैभव जी, ये मीडिया का प्रोएक्टिव होना आपके लिए अच्छा है या खराब है, ये हम बाद में आपसे समझेंगे, लेकिन आपने अगर सवाल उठाया है तो इसका मतलब क्या है ये भी बताइएगा। लेकिन चंदन यादव जी, ये क्लाइमेट चेंज जो रिश्तों में हुआ है भारत और पाकिस्तान के, इसका क्या मतलब आपके लिए? आप जिस वैभव अग्रवाल की बात पे भरोसा करते हैं, आप मानना चाहिए देश को और दर्शकों को और आम आदमी को और भारत के नागरिक को इसी तरह से सोचना चाहिए जिस तरह वैभव अग्रवाल समझाना चाहते हैं, और शायद सरकार का पक्ष समझा रहे हैं, वो इसलिए जरूरी भी है। मुझे लगता है एक बात पहली बार रियलाइज हुआ कि हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है, वो एज ए विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रही है। मुद्दों पे तो गंभीरता नहीं, मैं गंभीर मुद्दा है, विदेश मंत्री थी वो, आप क्या बात कर रही हैं? ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इसको आप कैसे नजरअंदाज कर रही हैं कि हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जा रही हैं पहली बार एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक गवर्नेंस का एक मॉडल है। सरफराज, जो आप कहना चाह रही है, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक चीज और अग्रवाल साहब ने रियलाइज किया
कांग्रेस पार्टी कह रही थी और देश की जनता और तमाम बुद्धिजीवी कह रहे थे कि डायलॉग्स होना चाहिए। ये लोग कहते थे नहीं हम इतने सिर काट के लाएंगे तब करेंगे वार्ता, गोली और बंदूक चलेगी तब नहीं चलेंगे। अब इनको रियलाइज हुआ 18 महीने के बाद, इतना बार फ्लिप फ्लॉप करते हुए, हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड, सब तरह के विदेश नीति में इन्होंने जितने भी एडजेक्टिव्स मैंने लिए इनके विदेश नीति में दिखता है। तब इनको आज रियलाइज हो रहा है कि डायलॉग्स के अलावा और कोई चारा नहीं है। अपने विदेश नीति में डायलॉग्स का बंद हो जाना वैसे ही है कि जिंदगी में आप ऑक्सीजन का बंद हो जाना, इन सेंस डायलॉग से ही आप आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कोई कोई रिजल्ट्स निकलेगा। तो इनको रियलाइजेशन हुआ। नंबर 3, अब इनको चाहिए क्या, ये कर क्या रहे हैं और जिस तरीके से हो रहा है, पार्लियामेंट सेशन में है, हमारा देश का संविधान क्या कहता है विदेश नीति में, ठीक है कुछ चीजें अंडर द कारपेट, कुछ डिस्कशंस होते हैं, नहीं पता। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि सुषमा स्वराज जाएंगे पाकिस्तान तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध में चर्चा नहीं होगी, सिर्फ साड़ी या सॉल दे करके दोनों वापस आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। देखिए जब विदेश नीति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी लैंग्वेज कैसा था, तो सिंबलिज्म का विदेश नीति में मतलब रखता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हैंडशेक किया तो उसका मतलब निकलता है, दोनों वार्ता, दोनों मिले वहां, तो निष्कर्ष निकला कि थाईलैंड में दोनों देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिले। जी, लेकिन बैंकॉक में एनएसए की मुलाकात का मतलब, कर्नल दानवीर, जब पिछली बार एनएसए की बातचीत भारत की तरफ से रद्द की गई थी तो ये कहा गया था कि कश्मीर का मुद्दा शामिल पाकिस्तान करना चाहता था, हम नहीं करना चाहते थे। आज एक बार अगर वापस हम बैठे हैं और कश्मीर के मुद्दे पर बात हुई है तो ये भारत के लिए सेटबैक है? बिल्कुल सेटबैक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले तो ये कहें कि बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ग्रैंड स्टैंडिंग ली इस सरकार ने और उसके बाद में जिस प्रकार से इन्होंने फ्लिप फ्लॉप किया और बैंकॉक में मीडिया के और हुर्रियत के डर से उन्होंने वहां मीटिंग करी, तो कहीं ना कहीं देश के मोराल पे भी फर्क पड़ता है, स्पेशली दी आर्म्ड फोर्सेस। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि आज के दिन जब ये एनएसए लेवल टॉक बैंकॉक में हुई है तो आज सवेरे अनंतनाग में मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर एक हमला भी हुआ है जिसमें कुछ फौजी इंजर्ड भी हुए हैं। तो बेसिकली नथिंग हैज चेंज। आप टेरर के ऊपर बात करना चाहते थे उफा के बाद, तो टेरर के बाद आपने अंडर प्रेशर कश्मीर को उसमें जोड़ दिया है और आपने उस पर बात करी। तो बेसिकली परसेप्शन जो आप जो 56 इंच के सीने के साथ जो आए थे, तो कहीं ना कहीं उस पे मोराल पे फर्क पड़ा है। तो परसेप्शन मैटर्स एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न। वो थोड़ा सा कंफ्यूज पक्का हो रहा होगा कि हम कहां पे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। जो आप तो आए थे कि भाई पिछली सरकार बहुत सॉफ्ट है और उसमें हिम्मत नहीं है, असली दम हम में है, हम आ गए हैं, अब हम सब सही कर देंगे। तो वो थोड़ा सा बड़ा अजीब तो एक तो परसेप्शन को आपके मुताबिक नुकसान होगा, इससे परसेप्शन होगा नहीं, हो चुका है। अशोक सज्जनहार साहब, एक तरफ सरकार के परसेप्शन पे सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत में क्यों नहीं हुई या पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई, ये बैंकॉक में क्यों हुई, ये विदेश में क्यों हुई, ये हुर्रियत को टालने की कोशिश इस तरह से हुई है कि मुद्दा एक बार फिर से वापस नहीं आए। देखिए, मेरे विचार से ऐसा इसको नहीं देखना चाहिए जो ये हुर्रियत की वजह से वहां पर गया है या मीडिया की वजह से वहां पर गया है, परंतु एक चीज तो बिल्कुल ये समझनी भी चाहिए, जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति जब इसको करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो वो सभी चीजें बिल्कुल मीडिया के थ्रू आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, मीडिया के थ्रू आप डायलॉग कंडक्ट नहीं कर सकते हैं जी। तो इसीलिए, और अगर हम देखें जब यहाँ पर भारत में अगस्त 2015 में मुलाकात होनी थी दोनों एनएसए की, तो तब उसका जो बेसिस था वो था उफा में जो डिस्कशन हुए हैं जी। जो 10-11 जुलाई को ये दोनों प्रधानमंत्री मिले थे, उफा में जो डिस्कशन हुए उसके उस पर ये वाला मीटिंग होनी थी और उसमें केवल आतंकवाद पर होनी थी बातचीत। तो जब उन्होंने आना था यहाँ पर सरताज अजीज जो उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, तो तब उसमें दो चीजें कही गई, जो एक तो आप हुर्रियत से नहीं मिलेंगे, एक आप टेररिज्म के अलावा किसी और चीज पर बातचीत नहीं होगी।
अभी जो बातचीत हो रही है मेरे ख्याल से भारत में, हिंदुस्तान में पॉलिटिकल लेवल पर सभी को मालूम है जो अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो कश्मीर के ऊपर बात किए बिना आप बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जी। तो वहां पर जो बातचीत हुई है वहां पर आप देखेंगे जो छोटा सा वो रिलीज आया है, उन्होंने प्रेस रिलीज दिया है, उसमें सबसे पहले पीस एंड सिक्योरिटी है, दूसरी बात है टेररिज्म है, तीसरी बात है कश्मीर के बारे में, मामले के बारे में और भी चीज जो है। तो वहां पर जो बात हुई है इनफॉर्मल लेवल पर वो बात हुई है, कोई ऐसे फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मेरे विचार से वहां पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन एनएसए स्तर की बातचीत में कर्नल दानवीर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद वैभव अग्रवाल आपके पास आऊंगी। जी कर्नल दानवीर, इसमें इसको कॉन्टेक्चुअलाइज और किया जाए तो दोनों शरीफ राहिल और नवाज ये अमेरिका के विजिट पे गए और वहां पे जाके ये रोए कि हमसे हिंदुस्तान बात नहीं कर रहा है जी, और अमेरिकन एडवाइस भी रहा कि इंडिया शुड गेट इनटू टॉक्स विद पाकिस्तान। जब मोदी साहब इंग्लैंड गए थे तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस प्रकार की एक एडवाइस दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि शायद फॉरेन प्रेशर भी कहीं ना कहीं वर्क किया है, ये दबाव और ये लोग गुजरात से यहाँ पे आए, इनको तब मालूम नहीं था, जब ये हॉट सीट पे बैठे तो इनको शायद ये भी रियलाइज हुआ है कि शायद हमारी डिफेंस प्रिपेयरनेस भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की इन्होंने ग्रैंड स्टैंडिंग और बातें करी हैं। तो सरकार में आने के बाद ज्यादा सच्चाई धरातल ऑल दीज फैक्टर्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस क्लाइंब डाउन। ओके, लेकिन वैभव अग्रवाल, सवाल ये भी उठ रहा है कि एनएसए स्तर की बातचीत हुई, विपक्ष का आरोप है कि भरोसे में नहीं लिया गया, क्यों हुआ ऐसा? विपक्ष का तो आरोप, विपक्ष बहुत अच्छी अपना काम कर रहा है, आरोप पे आरोप, प्रत्यारोप पे प्रत्यारोप लगा रहा है। आपने बात की थी उसको विपक्ष से बिल्कुल बात हुई है, लेकिन विपक्ष, आप एक मिनट के लिए ये देखेंगे, मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं 2013 तक, जबकि विपक्ष की सरकार थी, जो लोग अपने को विपक्ष कहते हैं, मेरे को नहीं पता आज की तारीख में लोकसभा में विपक्ष कौन है। और प्लीज आप विषय से हट रहे हैं वैभव। बट 2013 में मेरे पास 20 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा पाए जाते हैं, जहां पे सिर्फ पाकिस्तान की फायरिंग दिख रही है। इसलिए लेकिन 2014 ऑनवर्ड्स भारत सरकार ने 2014 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि तुम देखो, तुम एक मारोगे तो हम दो मारेंगे, बिल्कुल कहते हैं, और 56 इंच का सीना यही होता है, मेरी जान जाएगी, मेरे देश वालों को जाएगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन आप आज जो कर रहे हैं, दोनों कंट्री, आज जो कर रहे हैं, अचानक एनएसए की मीटिंग, दोनों अचानक आप अपने स्टेप से पीछे हट रहे हैं, आपको लगता है कि हट रहे हैं? ये एक उस फायरिंग को स्टॉप कराने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। यदि हम कंट्री से हटकर न्यूट्रल टेरिटरी में अगर मिल रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। 800 सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है अग्रवाल साहब, तथ्य आप निकाल करके देख लीजिए, बड़े 50 से 60 के बीच में हम जाने गई है, ये भी तथ्य है। 56 इंच का सीना 5 कांग्रेस की सेटिंग हो जाता है। आपने सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, यू हैव टू वॉक द टॉक। नहीं, आपसे बात हुई तो आप वॉक द टॉक करने दीजिए ना। से बात हुई थी, वही तो कह, अभी मैं तो पहली कहा ना, वॉक द टॉक करने दीजिए ना। अभी आप हम लोग अभी तो मिलकर आए हैं, अभी हम लोग विजिट पे जा रहे हैं, उस पे बहस क्यों नहीं कर लेते हैं? तो आप उठा लीजिए, में आम राय आप उठा लीजिए, होनी चाहिए, आप उठा लीजिए। देखिए ये कानून है, संविधान में लिखा हुआ है, उठा लीजिए। सरकार जो काम कर रही है, तो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लीजिए। सरकार जो काम कर रही है सरकार को काम करने दीजिए, किसी तरह से आप खतरा में सरकार काम करके जवाब देगी आपको, पहले काम तो करने दीजिए। पहले संविधान से देश चलेगा, काम हो रहा है आरएसएस के विधान से नहीं चलेगा। आरएसएस का कोई विधान नहीं है, जबरदस्ती आरएसएस और किसी और बॉडी वैभव अग्रवाल देश की गवर्नेंस करे, सरकार संविधान से चलेगा ना, संविधान सरकार चला रही है देश, संसद चला रहा है देश। अग्रवाल साहब तो और बिल्कुल भी नहीं। वैभव, आपको लगता है इस विषय की जितनी गंभीरता है, सरकार उस गंभीरता से, जो दावे किए गए थे सरकार से उनमें और आज जो हो रहा है उनमें बड़ा गैप है, बड़ा फर्क है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। सरकार एक स्ट्रैटेजी से चल रही है। देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, रोबोट की तरह काम नहीं करता है, सरकार एक कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता है। सरकार सोचकर एक मनुष्य की तरह जो कहा कि सत्ता में आने के बाद, केंद्र में बैठने के बाद आपको समझ में आया कि विदेश का प्रेशर क्या होता है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें पहले से संज्ञान था और उसके ऊपर हमने हमारी विदेश नीति बनाई है। तो आपने फ्लिप और विदेश नीति चल रही है, कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है चंदन जी, आपके कहने से फ्लिप फ्लॉप नहीं हो जाता। बुलाया, सॉल दिया, फिर आपने साड़ी दिया, फिर बंद कर दिया,
बोला नहीं बातें होगी, आप मेरे सैनिकों को मार रहे हो। ठीक है, वो फिर मेरा आप गए तरीका है। फिर यूएस का और अमेरिका का वो मेरा इंग्लैंड तरीका है का काम डंडा करने चला। का। जरूरी ये थोड़ी है कि तरीका मैं आपके नहीं है ना, तरीके से काम विदेश- करूंगा। इस तरह से आप सरकार में elect नहीं, हो गए नहीं, तो नहीं, जो तो चाहे वो किस- नहीं आप कर लोगों लेंगे। को अगर सरकार चलानी आपको आती तो आईना आप लोगों को दिखाएगी, आज आप की कीजिए, तारीख में आप आप सरकार चुनाव के में अंदर सरकार बैठे है, होते, आपको सरकार के बहुत बाहर नहीं बैठे वैभव होते। अग्रवाल लेकिन जी, आपको as a वैभव opposition तो अग्रवाल बोलेगा कि 1.5 आप साल क्यों हो इस तरह चुका से है, flip-flop कर आप रहे लोग हो? कब तक एक आगे नहीं, दो आगे होने आने वाले। वाले 3.5 साल भी यूं ही कांग्रेस का गीत गाएंगे क्या? आप छोड़ दीजिए ना कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस अब बाहर है, अब तो आप सत्ता में है। गंभीरता से, जवाबदेही से, जिम्मेदारी से उसका जवाब दीजिए गंभीरता प्लीज। से, आप कांग्रेस जवाबदेही ने से। क्या किया 10 सालों तक, 15 सालों तक, उसको भूल जाइए ना। वही तो आज मैं आप कह रहा हूं। सवाल आज ये की है, तारीख में चर्चा ये हो रही है, पाकिस्तान को- आज आपकी सरकार ने जो कदम उठाया है वो आप किस तरह से देश की जनता को जस्टिफाई कर रहे हैं? सवाल ये है। कर्नल दानवीर बताइए। जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। जनरली ये काफी डिस्कशन होता है कि जब से हम आए तब से हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत जबरदस्त दबाव बना दिया पाकिस्तान के ऊपर और पता नहीं हमने क्या कर दिया। तो ये लोकल सिविल पुलिस और इस साइड में गवर्नमेंट्स का फर्क पड़ता होगा, बट जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सेट पैटर्न है, एक मिलिट्री तरीका होता है हर चीज को डील करने के लिए। टिट फॉर टैट नहीं होता। एकदम से वहां पे कोई वो बॉर्डर पिक्चर की शूटिंग या बॉर्डर पिक्चर नहीं चल रही होती है कि वहां पे डायलॉग चल रहे हैं और उस प्रकार से एसओपी के हिसाब से होता है। एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ ओन चूजिंग इन योर ओन मेजर, वो तरीका है। वो पहले भी वैसे ही था, आज भी ऐसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। चाहे मोदी रहे चाहे मनमोहन रहे, इट मेक्स नो डिफरेंस। नहीं कर्नल दानवीर, मैं आपसे वाकफियत नहीं रखता हूं। समस्या क्या है मीना जी की भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के पाकिस्तान को लेकर आपको सेना के बारे में नहीं हो सकता, ABCD नहीं मालूम होगी। ये नहीं हो सकता। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की लाइन नहीं देखी होगी। मेरे देश के लोगों को बट परेशान आपका करता रहे आर्ग्यूमेंट और मैं टोटली उसको बिठा के अनकंट्रोल्ड बिरयानी है खिलाता लाइन रहूं। ऑफ कंट्रोल ये नहीं हो सकता। वैभव जी, वैभव जी, ये नहीं, वैभव जी, वैभव प्लीज। आप तीर मार रहे हैं। कर्नल बैठ के। दानवीर, आप कर्नल तीर मार रहे दानवीर, हैं। जनरलाइज स्टेटमेंट सरकारों को लेकर देना सही है? किससे पूछ रहे हैं? आपकी तरफ आपने जो कहा कि डॉक्टर मनमोहन और मोदी में कोई फर्क नहीं है, इट इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट। बिल्कुल जनरलाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड वे में किस प्रकार से रिस्पांस होता है। वो मोदी और मनमोहन की वजह से रिस्पांस नहीं होता। इट इज वेरी वेल लेड आउट। अब यहाँ पे टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। इट इज वेरी वेल लेड आउट, इट इज वेरी वेल टॉट, इट इज वेरी वेल प्रैक्टिस, सो इट हैज गॉट नो मीनिंग। तो अशोक सज्जनार साहब। मीना जी, बट एक चीज दानवीर साहब ने सही कहा, एक एनालॉजी इन्होंने बहुत अच्छा ड्रॉ किया कि मोदी सरकार के पाकिस्तान को लेकर के विदेश नीति बिल्कुल बॉर्डर फिल्म वाली डायलॉग से है कि मेरा सीना 56 इंच का है, एक काटोगे तो 10 दे देंगे। ऐसे विदेश नीति चलता है क्या? नहीं, हमारे अब डिप्लोमेट आपके साहब यहाँ पे बैठे, किसी नेता ने नहीं विदेश बोला ये नीति में डायलॉग, तो कंसिस्टेंसी होती उसमें है, हमारी गलती थोड़ी है, हमारे विदेश नेता के नीति पास इतना वॉल्व है होता चीना है छप्पन जिनका। और आप ऐसे कह तो रहे इसमें क्या डायलॉग्स हो दे गया? दे करके नहीं, विदेश नीति कभी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, विदेश अशोक नीति को सज्जनार आप साहब। एक मोहल्ले का टॉपिक बना रहे हैं इस तरह बार बार 56 इंच मोहल्ले का टॉप, हाँ आपने प्लीज उठाया, 56 इंच का सीना आप- उठा उठा आपने के उठाया, मैंने आपके छोड़ किसी दीजिए। नेता ने क्यों नहीं बोला 56 आपने इंच का उठाया, सीना? आपके किसी नेता ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? 56 इंच का आपके सीना किसी नहीं, नेता ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं हो जाता दिया? है। मेरे नेता ने जब आज की हमारे- तारीख में किया है हमारे- तो आपको दर्द महसूस हो रहा है? हम हमारे सेना जब मारे तो जाते बच्चों हैं की तो तरह आपका बात कर रहे हैं। 5.6 हो जाता बिल्कुल है। भी नहीं, आप बिल्कुल उठा भी के नहीं। देख लीजिए, तथ्य झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल भी अशोक नहीं। सज्जनार साहब, ये राजनेताओं की मुश्किल ये है, ये लोग विषय पे नहीं रहते, या तो इतिहास में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे, वर्तमान में नहीं रहेंगे। आज सरकार की नीति कहीं स्पष्टता की कमी दिख रही है? देखिए, मैं इसमें दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो जो कर्नल साहब ने कहा, जो भाई कहीं वो उधर गए, यूनाइटेड किंगडम गए, कहीं अमेरिका गए, तो वहाँ के लीडर से मिले, उनकी तरफ से उनको दबाव महसूस हुआ हो, शायद हुआ हो, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कुछ, मोदी जी ने कुछ किसी को देश को नहीं बताया जो भाई मेरे ऊपर दबाव आया है या नहीं आया है। परंतु दो चीजें इसमें आप देखिएगा। एक तो जब नवाज शरीफ स्वयं थे वहां पर माल्टा में चोगम समिट के लिए, उन्होंने कहा मैं भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हूं बिना किसी कंडीशन के। जी। वो उनकी एक उनको उन्होंने एक ऐसा वाक्य दिया है, उन्होंने एक वो एक स्टेटमेंट दिया है। जी। दूसरी चीज जो देखनी है, वो जब से ये प्रधानमंत्री आए हैं, उनका सबसे पहला विदेश नीति का सबसे पहला जो मूल तथ्य रहा है, वो रहा है नेबरहुड फर्स्ट। जी। और जो भी आपके नेबर्स हैं उनके साथ उन्होंने जो भी ताल्लुकात हैं, चाहे आप देखिए बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, नहीं नेपाल में आप बातचीत कर सकते हैं, वो उनका अंदरूनी मामला नहीं। एक जस्ट लेट मी कंप्लीट, आप फिर जरूर बात करिएगा उसके ऊपर, कोई ऐसी नहीं है। मीनिंग आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू डिस्कस दैट आल्सो। तो ठीक है, नेपाल में जो हो रहा है, परंतु वहां के मधेसी लोग भी यहाँ पर आए हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले। तो जो प्रधानमंत्री का ये मानना है
जो हमें अपने नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ हमें अपने रिश्ते सुधारने हैं। और इसी के लिए उन्होंने 26 मई को पिछले साल भी सबको बुलाया। और अभी भी जो उनकी जो मेरे विचार से, मैं अब पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जानता हूं क्योंकि मेरा कोई उनके साथ वो ताल्लुकात नहीं है, पर जो मैं सोचता हूं वो ये है, जो उन्होंने अपनी पॉलिसी को, अपनी नीति को चलाया है, देखा है कैसे इवॉल्व हुआ है, और जो रेड लाइंस उन्होंने ड्रॉ करनी थी, एक रेड लाइन जो पिछले अगस्त जब विदेश सचिव मिलने वाले थे तब भी उन्होंने कहा जो आप अलगाववादियों से मुलाकात नहीं करेंगे। वही उन्होंने इसी समय भी कहा जो जब सरताज अजीज आएंगे तो आप अलगाववादियों से मुलाकात नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। रेड लाइन हैज बीन ड्रॉन, पाकिस्तान को कम्युनिकेट हो गई है। दूसरी है जो अब कर्नल साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, परंतु जो इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से, उसको बिल्कुल जो वहां पर आपके डिफेंस फोर्सेस हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ता है बिफोर रिस्पॉन्डिंग। तो मेरे विचार से इस बारी जो सरकार के वहां पर उनको इंस्ट्रक्शंस गए हैं, जो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इसको आप रिएक्शनरी मत करिएगा, रिस्पॉन्स मत करिएगा, बट यू हैव टू बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव इन टेकिंग दिस मेजर्स अक्रॉस। क्वेश्चन हियर इज कि वो क्या है वो मुंह तोड़ जवाब जो कि आप लोग जैसे जनरली नहीं, आप ही ने कहा कर्नल साहब, जो स्ट्रैटेजी तो अब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ तो पर। ऐसा कौन सा मुंह तोड़ जवाब लोगों को नजर आ गया कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया? आई हैवंट सीन एंड आई टॉक टू माय फ्रेंड्स देयर। ये आम नागरिक अपनी कि कोई नहीं बोलता कि मुंह तोड़ जवाब दो, जैसे काम पहले चल रहा था वैसे आज। कर्नल दानवीर जो बोल रहे हैं वो एक आम आदमी उसी तरह से सोचता है कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। आप बताइए, स्पेसिफिक इंसिडेंट दीजिए कि ये इंसिडेंट हुआ और ये मुंह तोड़ जवाब ऐसे दिया गया। आई थिंक कोई भी वहां से ऐसा वाकया हुआ हो वो अनरिस्पॉन्डेड नहीं गया है यहां से, और जो वहां से आया है आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स बी स्पेसिफिक, कौन सा इंसिडेंट था और हमने कहां मुंह तोड़ दिया, किसका तोड़ दिया, मैंने क्या जवाब दे दिया, ये बता दें। आई थिंक जितनी क्षति यहां पर हुई है उतनी या उससे ज्यादा क्षति वहां पर भी हुई है। अगर आप देखिए, आप अपने अखबारों को पढ़ते हैं, मैंने 3 लाइन ऑफ कंट्रोल के टेन्योर करे, बहुत एक्टिव करे हैं। नहीं कर्नल साहब, आप कब वहां से आपने छोड़ा है, ये भी आप बात कर सकते हैं। सिर्फ 3 साल पहले छोड़ा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बट सब सरकार बदली ना। हाँ, allow me to complete. There are stats, I can share them with you. I'll just take 1 minute more. कोई इतना वो ज्यादा नहीं है। The point I am making is जो अब वहां के, अगर आप वहां की अखबार पढ़िए तो वहां पर आपको ये मालूम चलेगा, वो सब कहते हैं जो ज्यादा जो प्रभावी जो रिस्पांस आ रहा है वो यहां से अब आ रहा है। तो आप उनके अखबार में भी देखिए, आप अपनी तरफ से ये कहते हैं जो भाई हमने कुछ नहीं किया है, बट द पॉइंट आई वांट टू मेक, द स्मॉल पॉइंट आई वांट टू मेक इज जो उनको इसका असर महसूस हो रहा है, पाकिस्तान को असर महसूस हो रहा है। लेकिन वही पाकिस्तान उफा में जो बोलता है उससे पलट जाता है। वही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में कहता है कि 4 शर्तें बातचीत की रखेंगे और उसके बाद ठोस नतीजे की बात भारत सरकार के द्वारा होती है। कैसे? दोनों में बड़ा विरोधाभास है। वैभव अग्रवाल। विरोधाभास नहीं है, इसको विरोधाभास दिखाने की कोशिश करी जा रही है। क्यों? क्योंकि आप बताइए ना। मैं बता रहा हूं। हाँ। भारत सरकार की आज की तारीख में एक विदेश नीति है। हम विपक्ष में इस समय कांग्रेस को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि कांग्रेस एक प्रतिद्वंदी है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 2 मिनट दें आप मेरे को बोलने के लिए। 33 ट्रिप्स ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी ने किए नेबरहुड के लिए, एशिया को प्रायोरिटी पे रखते हुए। 22 ट्रिप्स नेबरहुड के सुषमा जी ने कर लिए विदेश यात्रा के। तो पहले तो चंदन साहब पूछ रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते मैं कहूंगा होमवर्क करके आना चाहिए कि कौन से विदेश ने उस पे यात्रा पे गए। फिर इनको ये भी समझना पड़ेगा, और जनता को मैं आपके चैनल के जरिए ये समझाना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बायलैटरल टॉक्स के लिए नहीं हो रही है। सुषमा जी यदि जा रही हैं तो सुषमा जी जा रही हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए हो रही है। उसका चीफ गेस्ट कौन है? अशरफ गानी। अशरफ गानी कौन है? अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और वो क्यों हो रही है, उसमें कौन कौन सी सिचुएशन है, वो सिक्योरिटी इशू है अपने कौन कौन सी कंट्रीज के लिए, 7-8 देशों के लिए, और उसमें कुल 27 देशों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन अशोक जी ने बोला, मीना जी एक मिनट, जी मुलाकात उनकी नवाज शरीफ से मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। हाँ। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। मुलाकात उसकी हो रही है, वो बेशक हो रही है। मेरे घर में यदि कोई पार्टी है, आप मेरे से नहीं मिलेंगे, बाकी मित्रों से भी तो मिलेंगे, तो मेरे से तो मिलेंगे ही, वो मेजबान देश है, बिल्कुल मिलेंगे।
क्यों नहीं मिलेंगे? इसमें बीच में कहां, बस इसी बीच में रूप चीर में फाड़ देखा करके जाना देखने में चाहिए। कहां रह गया? चंदन जी, इसी रूप में देखा जाना चाहिए, समझ लेते हैं, that's इसी the रूप में problem देखा जाना actually. चाहिए। देखिए आप मैं कुछ एक बयान दूंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को दो चीज को लेकर के बहुत प्रेम है, मोहब्बत है एनालॉजी देने में, एक पाकिस्तान का और एक कुत्ते वाला एनालॉजी। इन दोनों से इतना ऑब्सेसिव है कि आप बिहार का, मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर मान मैं लीजिए कांग्रेस के स्तर पे नहीं गिर सकता हूं जवाब मैंने तो देने के आज लिए, ये लेकिन सवाल कोई ही बात नहीं, पूछा आप था। इस्तेमाल नहीं, करिए। आप दोनों से मेरा अरे निवेदन है, आप दोनों से मेरा निवेदन है, प्लीज विषय पे रहिए, मैं मत विषय जाइए पे ही किसने आ रहा क्या हूं ना। बोला। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, इसीलिए कांग्रेस बाहर बैठी है चंदन जी। अरे तो कांग्रेस छोड़ दीजिए विपक्ष ना, समझ नहीं आपको- पाता है आपको यही फिर चीज। बोलने की क्या जरूरत है? यही अगर चीज विपक्ष नहीं को समझ बाहर पाता है। बैठा दिया गया है जनता के द्वारा, तो आप क्यों याद दिला रहे हैं उस बात को? आप छोड़ दीजिए ना। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रेक के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान अब तक भरोसे पर कहीं ना कहीं भारत को नहीं रहने देता है, भरोसा अगर लगातार टूटता है तो उसकी वजह क्या है, और क्या भारत सरकार कहीं किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएगी, या फिर इस तरह से देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान सुषमा स्वराज जा रही है किसी दूसरे मकसद से और उसे इस रूप में ही लिया जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहेगा हमारे साथ। तो पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति पर विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है, पार्टी में भी विरोध शुरू हो चुका है। कैसे? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद समझेंगे कि आखिर विपक्ष के साथ साथ पक्ष के लोग भी, यशवंत सिन्हा जैसे लोग भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो वो क्यों और उसका मतलब क्या है। कभी खट्टे तो कभी मीठे, मोदी सरकार का पाकिस्तान के साथ रिश्तों का यह फॉर्मूला पार्टी में ही कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की इस बातचीत पर दो टूक राय भी है और गंभीर सवाल भी। क्या बदल गया कि आज हम बातचीत करने को तैयार हो गए हर मुद्दे पर? क्योंकि जो बैंकॉक में बातचीत हुई है, उस बातचीत में न केवल आतंकवाद के ऊपर चर्चा हुई है बल्कि जम्मू और कश्मीर के ऊपर चर्चा हुई है। तो एक तरह से पाकिस्तान जिस बात पर अड़ा हुआ था उस पर वो अड़ा रहा और हम पीछे हटे। पाकिस्तान को लेकर सरकार का रुख विपक्ष को भी रास नहीं आ रहा। राज्यसभा में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीसरे देश में एनएसए स्तर की बातचीत पर ऐतराज जताया। We would demand that the government takes the parliament into confidence and the prime minister shares as to what has been the understanding reached between him and Prime Minister Nawaz Sharif. कि पाकिस्तान से चाहे जितनी वार्ता कर लो, समाधान कोई निकलने का प्रश्न नहीं पैदा होता, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। वहीं शिवसेना की राय तो हमेशा ही पाकिस्तान को लेकर मुखालफत की रही है और इस बार भी ऐसा ही है। पाकिस्तान के सपोर्ट के बिना हिंदुस्तान में टेररिज्म नहीं हो सकता है। अगर ये बात है तो आप किस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हो? अगर आप टेररिज्म पे बात कर रहे हो पाक स्पॉन्सर, तो देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि क्या बातचीत हो रही है। साफ है पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर सरकार की राह आसान नहीं है। सीमा पर जारी आतंकी गतिविधियों के साथ पाकिस्तान से रिश्ते कितने बेहतर हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वैभव जी, सवाल ये है कि यशवंत सिन्हा सवाल क्यों उठा रहे हैं? बहुत अच्छा है मीना जी। यशवंत जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, ही इज लाइक अ फादर टू ऑल ऑफ अस। आई थिंक बहुत अच्छा है उन्होंने सवाल उठाया है, उनके इन्हीं सवालों से और हमारे सीनियर्स, क्योंकि हमारा एक सेटअप संगठनात्मक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसीलिए हमें सीखने को मिलता है उनके सवालों का। जब हम उत्तर खोजते हैं अंतर्मगन करके, तब हमें अपनी ही गलतियों का एहसास होता है और अपनी बड़ाइयों का भी एहसास होता है। गलती पे हैं आप, आपको लग रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी ये गलती है, क्यों हुए? हमारी ये गलती है, लेकिन नोबडी इज परफेक्ट। क्यों हुए? नो, बिल्कुल ये गलती थोड़ी है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक स्टेप, ये तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक स्टेप है। यदि हम फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखें तो पाकिस्तान के रिलेशंस सिर्फ पाकिस्तान टॉक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, पाकिस्तान के रिलेशंस पूरे साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न एशिया के अंदर रिलेट करते हैं, जिससे रशिया, चाइना, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सारी कंट्रीज मिली हुई है। ईरान तक हमारे लिंक जाते हैं यहां से। हमें इसको होराइजन को ब्रॉड करके देखना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, इंडो पाक रिलेशंस इज नॉट ओनली लिमिटेड to Indo-Pak relations. It is about North Asia politics. It is about North Asian relations. It is about South Asian peace and tranquility. आपको समझना पड़ेगा नेबरहुड स्ट्रैटेजी जो है हमारी, जो नेबरहुड स्ट्रैटेजी है हमारी, नेबरहुड स्ट्रैटेजी में किस तरह सारी कंट्रीज को मिला के क्या क्या एरियाज हैं। हमारे पास सर क्रीक का मुद्दा है, हमारे पास सिक्योरिटी का मुद्दा है, हमारे पास इसका अफगानिस्तान पावर एनर्जी का इशू है, हमारे पास अफगानिस्तान स्टेबिलिटी का इशू है। आज की तारीख में
अफगानिस्तान में करीब 11 या 12,000 ट्रूप्स रह गए हैं जो इंटरनेशनल ट्रूप्स हैं। पहले 1.5 लाख होते थे 2 साल पहले तक, 2012 तक। कितना फर्क पड़ेगा? इंडिया के आज की तारीख में करीब 10,000 लोग वहां काम कर रहे हैं। इंडिया ने करीब $20 बिलियन अफगानिस्तान को दिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। यू सी, सो पाकिस्तान और इंडो रिलेशंस को आपको वाइड करके देखना पड़ेगा। यस, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, आदर के साथ कहता हूं कि 2 बहुत बड़े नेता हैं एशिया के, और दोनों नेता मिलकर इन्होंने अपने को प्रतिबंधित किया है पीस और स्टेबिलिटी के लिए, एंटी टेररिज्म मूवमेंट के लिए। मैं कहता हूं जब होगी, लेकिन बात तो हो रही है। तो इसमें गलती करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यशवंत सिन्हा जी ने उंगली उठाई है, उनकी बहुत बहुत वेलकम है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उंगली उठाई है। हमें उनसे बहुत सीखने को मिलता है। सीखने को क्या मिलेगा? सवाल तो ये है ना, उंगली उठाई है उन्होंने तो क्यों उठाई है? चंदन यादव जी, जो वैभव कह रहे हैं कि इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आपकी सरकार लंबे समय तक रही है, पाकिस्तान से रिश्तों को आपने इतना आगे जितना भी बढ़ाया आपने बढ़ाया। आप इस बात को ज्यादा महसूस करते हैं कि वाकई व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, छोटी चीजों में उलझने की बजाय? मुझे लगता है विदेश नीति में एक मैच्योरिटी, एक सीरियसनेस, एक कंसिस्टेंसी होने की ज़रूरत है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है, खास करके अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे नेबर्स के, हमारे जो पड़ोसी देश के साथ जो रिश्ते, नेपाल के साथ हमारे संबंध इतना खराब हो रहा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। हम उस राज्य से हैं जो बिहार से लगा हुआ है। पूरा जो नेपाल की स्थिति है वहां पर, अब वो चाइना का वो द्वार खुल गया है, हमसे वो थोड़ा सा लूज होते जा रहा है। जो हमारा एक इंडो और नेपाल का जो दिल का एक मिलन था, एक जो रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं खटास में पड़ रहा है। मालदीव्स का, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये तमाम रिश्ते अगर आप ये कहने स्ट्रेंथेंड हो रहा है, आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं नेपाल का तो हमारा क्लियर है। दूसरा चीज मैं कह रहा हूं कि जो यशवंत सिन्हा साहब ने जो सवाल उठाए और अग्रवाल साहब ने दूसरा चीज उसको कहा, यशवंत साहब ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी या सरकार क्या कहती थी। अब अपनी ही या तो यदि टेकिंग बैक देयर वर्ड्स, वो कहते थे कि कुछ सुधार होगा तब हम वार्ता करेंगे। यही तो कर्नल साहब ने सवाल किया कि क्या वेयर द वाटर इज फ्लोन, क्या हो गया है, तब ये आप वार्ता शुरू किए। जवाब दीजिएगा ना जनता को कि आप जुमलेबाजी करके विदेश नीति चलाएंगे कि 15 लाख रुपया देंगे और आए कहां? ये सवाल यशवंत सिन्हा पूछ रहे हैं, तो आप उसका जवाब नहीं दे रहे। विदेश नीति चंदन यादव रुक जाइए। अशोक सज्जनार साहब, एक सवाल और भी उठाया है यशवंत सिन्हा ने कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती, और ये कोई नई बात नहीं है। ये अशोक साहब, इस देश के प्रधानमंत्री मौजूदा विपक्ष में रहते हुए बार बार करते रहे हैं। क्या आज प्रधानमंत्री उस बात को भूल गए हैं? नहीं, देखिए, उसमें हमें देखना पड़ेगा जो पाकिस्तान में उनकी जो नीति है भारत की तरफ, या और भी कुछ जो अहम मुद्दे हैं जैसे अफगानिस्तान की तरफ जो उनकी नीति है, वो कौन चलाता है। और ये पहले से भी मालूम था, अभी बिल्कुल अच्छी तरह मालूम चल गया है उफा के बाद। जो भारत की नीति है, अफगानिस्तान की नीति है, तालिबान के साथ, अमेरिका के साथ संबंधों की, न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सब जो नीति है ये वहां की फौज के कब्जे में है, ये वहां के खुफिया एजेंसी के कब्जे में है। तो ये वहां की जो चुनी हुई सरकार है, जो डेमोक्रेटिक सरकार है, उसके हाथ में इसके बारे में कम पावर है, कम उसके बारे में वो डिसीजन ले सकते हैं, कम निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए ये हमको देखना पड़ेगा। जो बातचीत तो हम करेंगे, करने की कोशिश हमेशा रहनी चाहिए, परंतु उस बातचीत को पाकिस्तान कितनी हद तक उतार पाएगा, आगे ले जा पाएगा, वो उसके ऊपर तो एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। पर मेरे विचार से उस प्रश्न चिन्ह के लिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए जो अपनी बातचीत रोक देनी चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा जो चंदन यादव जी ने कहा। बिल्कुल, देखिए, बांग्लादेश में तो अगर हम, ये तो मुद्दा नहीं है इस बारे बात करने का, परंतु बांग्लादेश में 1974 में जो इंदिरा मुजीब अकॉर्ड था, वो 40 साल के बाद अब पहली मर्तबा, और जब प्रधानमंत्री वहां पर गए उसके ऊपर बड़ा अच्छा उनका वो रिस्पांस हुआ, और उन्होंने स्वयं कहा जो ये वाला तो ऐसा डिसीजन ऐसा हुआ है जैसे कि ये आगे बर्लिन वॉल का जो ढह जाना था। श्रीलंका के साथ भी देखिए, पहली मर्तबा 30 साल में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा में वहां पर गए हैं। तो हमारे जो रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है।
नेपाल में भी जो उनका अगस्त में, पिछले साल अगस्त में उनका जो विजिट था, वो 17 साल में प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय वहां पर विजिट था। तो वहां पर जो अंदरूनी हालात हैं, आप वो मालदीव्स की भी बारे में बात कर सकते हैं, परंतु जो अंदरूनी हालात हैं उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं अगर आपको उसमें हो। परंतु यहां से प्रयास हमेशा जारी रहे हैं मेरे विचार से सरकार के, प्रधानमंत्री के, जो हमारे अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हों और ज्यादा ऊर्जा भरे। लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हों उसके लिए एक बहुत बड़ा पहलू वहां की सेना है कर्नल दानवीर, और वहां की सेना में भी वहां के जो सुरक्षा सलाहकार हैं नसीर खान, उनकी वो भी आर्मी चीफ के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो एक तो पहलू ये है कि वो इस पूरी बातचीत में उनसे बातचीत, क्योंकि भारत की पाकिस्तान की सेना से तो बात नहीं हो सकती है, लेकिन सुरक्षा सलाहकार अगर इस तरह से उन्हीं के प्रभाव वाले हैं तो उनकी कितनी भूमिका, क्योंकि एक तरफ आईएसआई के लोग रोज पकड़े जा रहे हैं, हमारे देश में 6 एजेंट पकड़े गए हैं, एक तरफ ये कहा जाता है कि दिल्ली में आतंकवादी घुसे होने की खबर है, बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, और दूसरी तरफ दोनों देशों को हम साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त विरोधाभास और कॉन्ट्राडिक्शन आज के हालात में। देखिए, सज्जनहार साहब की एक बात से बिल्कुल सहमत हो कि बातचीत होनी चाहिए, और हमारे जैसे जो लोग हैं वो शुरू से बोलते रहे, हमेशा बोलते रहे हैं कि बोली और गोली दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। बोली अपनी जगह है और गोली अपनी जगह है। मुंह भी तोड़िए लेकिन बात करिए। आप ही कह रहे थे कि हम बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुंह तोड़ेंगे, तो अब उस पर सवाल उठने लाजमी है। कुछ ही दिन पहले एक बात हो रही थी कि लश्कर तौयबा जो है वो प्लान कर रही है नरेंद्र मोदी और सीनियर लीडर्स को टारगेट करने के लिए। ये सिर्फ 1-2 दिन पहले की बात है। आज आतंकवादी हमला एक सेना की कॉन्वॉय पे हुआ जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए, मेरे ख्याल से कोई हताहत नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ बदली हुआ, और आपने हश हश में छुप के आपने एक बातचीत कर ली। आप करिए, बातचीत करिए, छुप के करिए आप बातचीत, लेकिन आप उस चीज के बारे में कोई आप बता नहीं रहे। कंट्री इज नॉट फीलिंग वेरी सिक्योर्ड ऑन दिस कि आप कर क्या रहे हैं, आखिर आप कैसे आए थे और आप क्या निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा मुश्किल है। बात वो नहीं है बात कि आप बात करें कि नहीं करें, बात करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। वो तो आपको शुरू से बोला जा रहा है कि आप बात करिए जी। तो ये है। तो वैभव जी, ये जो परसेप्शन चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कर्नल दानवीर अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, देश के लोग अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, विपक्ष अगर ऐसा महसूस कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं तो कोई सच्चाई है? क्यों जरूरत पड़ी है से बातचीत की? मीना जी, कर्नल दानवीर का एक जो व्यू पॉइंट है वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके नाम से पहले कर्नल लगता है। मैं उस व्यू पॉइंट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनका अपना दुख है, उनके अपने विचार हैं जो कि बहुत वैलिड हैं, और उसी के लिए विदेश पॉलिसी, जो कि हम सब जानते हैं आज इस पैनल में भी और आपसे बढ़िया कौन जाने, विदेश नीति एक मकर जाल की तरह होती है, हर चीज बुनना पड़ता है हमें। अगर इस ट्रिप को, सुषमा जी के ट्रिप को, जिसपे सब लोग इतनी गर्माहट कर रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा और गहराई में देखा जाए तो आप देखें, अफगानिस्तान में यूएसए ने पुल आउट किया, पाकिस्तान वहां पे घुसपैठ करा, तालिबान के साथ मिला, इंडिया ने हमेशा से एंटी तालिबान और रूसी सहायता के नजरिए से हमेशा अफगानिस्तान को देखा, अफगानिस्तान के साथ मदद करी। आज भी अगर हम वहां देखते हैं, अफगानिस्तान चले जाएं तो अफगानिस्तान में इंडियन सीरियल्स और इंडियन अपने जो सोप ओपेरा हैं और अपनी जो फिल्में हैं बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी। अग्रवाल साहब, आप बिल्कुल से आप फिल्में और मैं एक मिनट में कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आई वाज साइलेंट व्हेन यू वर टॉकिंग। गिव मी अ मोमेंट। और गिव मी अ मोमेंट। आपने अपने क्लियर कर दिया कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है it is limited to soft power. नहीं, it is not limited to soft power. Soft power was until 12/2018. You cannot, बिल्कुल भी नहीं। आप पाकिस्तान का जो अहम जो सिचुएशन पोजीशन है। मैं आपके बोलने के टाइम चुप था, बिल्कुल, मैंने आपको बीच में रिटॉर्ट नहीं किया। आप मेरे को 2 मिनट दें बोलने के लिए। चलिए आप बोल लीजिए, मेरे को जनता तक अपनी बात रखने दीजिए, पैनल पे अपनी बात रखने दीजिए। लेकिन वैभव, आप थोड़ा सा विषय को व्यापक बनाएं, आप बहुत अच्छी बात है, विषय की जानकारी होना हमेशा अच्छी बात है। लेकिन मेरा दर्शक, एक आम आदमी ये जानना चाहता है, मैं दोबारा उस बात को पूछ रही हूं आपसे कि अगर आप विपक्ष को अपने पक्ष में कॉन्फिडेंस में लेते, अगर यशवंत सिन्हा को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर ये बातचीत विदेश में नहीं होती, आपने विदेश में बातचीत क्यों रखी? उसका कोई स्पेसिफिक कारण था? आई थिंक आपको एनएसए से जाके पूछना चाहिए, उनकी मर्जी है। एनएसए एक इंडिपेंडेंट
बॉडी है। देर से बचाव सरकार का आप कर रहे हैं और ये बात NSA बताएंगे। एनएसए यदि ये चाहता है कि वो बैंकॉक में जाके मिले, जो कि एक न्यूट्रल टेरिटरी है, फॉरेन सेक्रेटरीज की प्रेजेंस में, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए आई थिंक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दो चीजें बहुत जरूरी हैं। कोई भी अच्छी बात होने से पहले मीडिया इतना गरमरा देता है, विपक्ष उसको बिना सोचे समझे टूल दे देता है। आई थिंक कीजिए वैभव जी, इसी मीडिया की तारीफ की है आपने साल पहले तक, आप भूल रहे हैं। देखिए वैभव जी यही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये लॉजिक दे रहे हैं जो सही कहा कर्नल साहब, किसी भी कि देश लोकतंत्र में चार स्तंभ में से ना मीडिया को खत्म कर दें और अपोजिशन को खत्म कर दें। देखिए आपके सवाल, जो मेन सवाल वैभव जी, नहीं मैं आपके मेन सवाल पे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए आप आपके आगे कर्नल नहीं लगता तो वो बोल नहीं पा रही, तो बोल देते इनके नाम के आगे कर्नल लगता है तो ये अपने विचार अपने कहीं हैं। वैभव जी आप उस पर भी चर्चा करना चाहे, हम भागते नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी बहस से भागती नहीं है। आप भले ही सांसद में भाग, देखिए आप पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आप विदेश नीति थे, ठीक है, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, करने दीजिए ना, इतना उतावलापन अरे नहीं, संसद चल रहा है, कांग्रेस खुद इतनी बटाव है। मनीष तिवारी आज सुबह आके कहते हैं कि ये बिट्रेयल था, टॉम वडकन आके कहते हैं, टॉम वडकन आपने क्या, आपने जनता से क्या प्रॉमिस किया था? मेरे पास रिटन आपने जनता से क्या प्रॉमिस किया था? आप जनता को क्यों नहीं बता रहे? आप चुपके से क्यों मिल जा रहे प्रधानमंत्री से? और जब बाद में मीडिया में लीक हो जाती है तब आप बताते नहीं है। संसद चल रहा है कि एक घटना हो जाती है कि इतने दिनों तक तो प्रधानमंत्री दोनों देश के मिलते नहीं थे, आप चुपके से मिल लिए, बाद में जब मीडिया में खबरें आई तब उसका खंडन नहीं कर रहे। विपक्ष पूरा थोड़ी है विपक्ष, जनता विपक्ष एक आदमी के बोलने से विपक्ष नहीं बन जाता है, चंद लीडर्स के बोलने से विपक्ष नहीं बन जाता या पक्ष नहीं बन जाता है। तो संसद में संगठनात्मक बात हो रही है, संसद या तो पार्टी के बात हो रही है और या फिर संसद के अंदर आप प्रश्न उठाएं, क्वेश्चन आवर में प्रश्न उठाएं, उसका जवाब दिया जाएगा। अरे जो क्या दिक्कत है इसके अंदर? नहीं, जो हम बाहर आके मीडिया को यूज करके मनीष तिवारी ने अपने किसी सांसद को इस्तेमाल करके संसद के 0 आवर में आज सुबह क्यों नहीं उठाया प्रश्न? कल की 6 तारीख की मीटिंग थी, क्या दिक्कत है? वैभव जी जो मूल सवाल टॉम वडकन स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट इज अ फॉरवर्ड वेलकम मूवमेंट, मेरे पास स्टेटमेंट है उनका। मनीष तिवारी बिट्रेयल बोल रहे हैं। अरे आप पहले आपके अंदर की पार्टी बटावे, आप हमारे जसवंत सिंह जी पे, यशवंत सिन्हा पे आप वो कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी राजनीति होती है भाई साहब। स्पेसिफिक इश्यूज पे राजनीति आप अगर बोलेंगे जनता को पता है, आप अगर बोले दिखाइए सही मुद्दे पे बोले, होमवर्क करके बोले, आप बोले थोड़ा संयम रखिए, मत बोले, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा संयम रखिए, एग्रेशन बॉर्डर पे दिखाइए। नंबर 2 एग्रेशन दिख रहा है बॉर्डर पे, नहीं दिख रहा रहा नंबर दिखाऊं मैं आपको, मेरे से लीजिएगा ये एक्सेल शीट। आप सवाल दिखिए, जनता क्या और 2013-2012 के मेरे पास एक्सेल शीट है, वो कर्नल बैठा वहां पे, आप सवाल मेरे पास है एक्सेल शीट। छोड़ दीजिए उसको, आज की बात करिए। वो कह रहे हैं ना, हमारे मित्र कह रहे हैं, तो मैंने कह रहा हूं, देखिए जनता क्यों सवाल कर रही है, ये हम लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, आप जनता से सवाल करवा रहे हैं, जनता सवाल करेगी, बिल्कुल करेगी। आप तो कर्नल साहब कह रहे हैं जनता सवाल करेगी, बिल्कुल करेगी। जनता का हक है सवाल करना और हम जनता के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन डेटा के साथ, लेकिन स्पेसिफिक मुद्दों पर, लेकिन सही तरीके से। गलत तरीके से यदि आप इल्जामात लगाएंगे तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा ये आपको अगर इंटॉलरेंट मत होइए, आप इंटॉलरेंट हो रहे हैं, आप इंटॉलरेंट हो रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे लोगों को, इसलिए मैं चुप हो गया। ऐसा नहीं कि आपकी आवाज से ज्यादा मेरी आवाज तेज है, लेकिन मैं आपके जनता को दिखा रहा था आप कितने इंटॉलरेंट है। यही तो पाकिस्तान करता है। अब आप सुन लीजिए, पाकिस्तान चिल्ला रहा था, हमें बोलने नहीं दे रहा था, अब हमने बोलना शुरू किया, अब आप धैर्य रखिए। देखिए जनता ये सवाल कह रही है, अपोजिशन पार्टी ये सवाल कह रही है कि आप अभी जो मिले प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ से, आप अकेले थोड़ी हैं। वैभव प्लीज बोले दीजिए चंदन जी को, आपको अब बोलने दीजिए। देखिए आपने तो कहा नहीं, सरकारी हवाले से सूत्र, सरकार से तो खबर आई नहीं कि 2 प्रधानमंत्री मिले, ये तो मीडिया में सूत्रों से खबर आई। अब जनता सुन लीजिए ना, मेरी बात, प्रेस रिलीज है, ठीक है, आपको प्रेस रिलीज चाहिए, मैं देता हूं। सरकार की तरफ से कोई रिलीज नहीं थी, सरकार के तरफ से कोई ऑफिशियल ये नहीं था कि दोनों प्रेस रिलीज है, दोनों फॉरेन अरे सेक्रेटरी। बाद में जब मीडिया में खबर आ गई, जब हमने सवाल उठाए, कांग्रेस पार्टी ने हमने सवाल उठाए कि ऐसी खबरें छप रही है कि प्रधानमंत्री ये ना बोले कि अपोजिशन, कि हम मीडिया की खबरों को क्यों करेंगे। हमारी 1:30 बजे की थी दोपहर के, देखिए आप गलत, मीडिया में अशोक जी, आप गलत कोट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ठीक से गलत मत बोलिए। हमारी पार्टी ने जब सवाल खड़े किए, प्रधानमंत्री जी की संसद चल रहा है,
आप प्रधानमंत्री से मिले, ऐसी मीडिया में खबरें हैं, आप बताइए क्या क्या बात हुई, तब आपने ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट को रिलीज किया। आप गलत जनता को गुमराह करते हैं, आप बात तथ्य को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जनता तब इसलिए जनता में जो सवाल आ रही है, इसलिए जनता को शक हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया जो आपने वार्ता शुरू कर दिया। अशोक सज्जनहार कुछ खबरें आ रही है कि किसी इंडस्ट्री ने मीटिंग तय कराया, देखिए इस तरह की खबरें आ रही थी। देखिए मैं तो ये कहूंगा, चंदन जी का जो ये आरोप है इसमें कितनी दलील है? देखिए मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो ये कल जो मुलाकात हुई, दैट मैं कहीं किस फंक्शन में था कल शाम को, और मुझे टेलीफोन आया करीब 6:30 बजे, और उन्होंने कहा जो अभी अभी इनका कुछ 2 घंटे पहले विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है, जो दोनों एनएसए की मुलाकात हुई है बैंकॉक में, तो हम अपने टीवी उसमें प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वो हमें निमंत्रण, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो उन्होंने मुझे वो निमंत्रण दिया, और उन्होंने बिल्कुल इसी का हवाला दिया जो विकास स्वरूप ने एक प्रेस रिलीज, अब तो वो सोशल मीडिया ट्विटर पर बहुत वो कुछ कहते हैं, तो उन्होंने कहा अभी 2 घंटे पहले उनका आया है, तो इसके ऊपर हम अपना चर्चा करेंगे। तो इसमें, और आज भी मेरे ख्याल से मैंने वही देखा, उनका विकास स्वरूप का देखा, जो आप कुछ और कहना पूछना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि जब दोनों प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई जी, तो सरकार के तरफ वहां पर जो तब सुन लीजिए घटनाक्रम सुन लीजिए, तब इनसे ले लीजिए डिप्लोमेट साहब से, तब ये सही कहेंगे, वैभव साहब भी करेक्ट हो जाएंगे। तो अखबार में खबर आई कि सूत्रों से पता चला है कि दोनों प्रधानमंत्री के बीच वार्ता हुई, सरकार के तरफ से, एमईए के तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। तब कांग्रेस पार्टी ने शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री से ऑफिशियली पूछा कि अखबार में ऐसी खबर छपी है, प्रधानमंत्री जी क्या सच है, ये देश को बताइए, संसद चल रहा है। तब सरकार ने, तब वो जो निकाले पीटीआई, तब निकला है सर, ये सच्चाई है। देखिए मैं, ये सच्चाई है। अगर आप इजाजत दें, संसद में क्योंकि सामने पार्टी की तरफ से बोलने दीजिए, ठीक है। केवल मैं एक इसके ऊपर वो कहूंगा, क्योंकि वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो ट्विटर का सब मालूम होता है। विकास स्वरूप का है उस समय 30 नवंबर को जब पेरिस में मुलाकात हुई, दैट, और उन्होंने वो तस्वीर भी उसमें दी है, दैट बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स आर मीटिंग एंड इट्स एन एक्सचेंज ऑफ कर्टसीज, इट्स अ मीटिंग ऑफ कर्टसीज। और जब नवाज शरीफ भी आए और उनसे भी बात में पूछा गया, तो उन्होंने कहा माहौल बड़ा अच्छा था, बातचीत बड़ी अच्छी हुई, बड़ी हमारे ये हुआ, और उन्होंने भी जाहिर की ये ख्वाहिश जो हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और हमने भी यही ख्वाहिश जाहिर की। तो ये उसी समय आ गया था मेरे विचार से। आजकल तो देखिए साहब, नहीं साहब, जो फर्क है, मैं क्या कह रहा हूं, फर्क है कि जब मीडिया में पहले खबर आई, ये सच्चाई है सर, तब कांग्रेस पार्टी ने उस हवाले से खबर दी, तब इन्होंने पुष्टि की। जो संदेह का जो सवाल उठ रहा है, जो जनता सोच रही है कि क्या हो गया है, जो पाकिस्तान से वार्ता शुरू हो गई, थाईलैंड में जाके एनएसए लेवल टॉक होती है, सुषमा स्वराज एक दिन में पाकिस्तान जाती है। एक और एस्पेक्ट है, इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप ये भी, जब परसेप्शंस की बात हो रही है, तो पाकिस्तानी परसेप्शन भी देखिए। पाकिस्तानी, अगर आप एनालिसिस करेंगे उसके न्यूज को, तो वो एक तरीके से डरा हुआ था। पाकिस्तान का जो साइक थी वो डरी हुई थी नरेंद्र मोदी और ये सरकार के आने से, और काफी परेशान थे वो। लेकिन इस प्रकार के जो फ्लिप फ्लॉप से उनको भी ये लगने लगा है कि हाँ, कोई खास फर्क नहीं है, ये भी वैसे ही है, ये भी इन पे थोड़ा सा टाइम दे दो, इनको थोड़ा सा दबाव बनवाओ इधर उधर से, तो ये भी वो बात मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो ऊफा के ऊपर जो एग्रीमेंट था, जो हम लोगों का जो वो था, तो बेसिकली दे हैव एग्रीड, एंड टुडे पाकिस्तान हैज हैड अ लास्ट लाफ। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि अगर ये परसेप्शन चेंज है, आपको ये लगता है कि ये परसेप्शन चेंज है, या पाकिस्तान के जहन में ये परसेप्शन बन गया है भारत के लिए, वो जो इमेज बनाया था शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो नहीं रहा है? आप मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल डिमोलिश हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं नरमी आई है, पाकिस्तान भी ऐसा महसूस करता है। चंदन जी एक मिनट, कर्नल दानवीर, क्या ये एट द सेम टाइम भारत सरकार की स्ट्रेटजी है कि एनएसए की जो मीटिंग हुई है, जो बैठक की गई है, वो नसीर खान जो कि एनएसए है वहां के, वो आर्मी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और आर्मी की वहां पर कोई भी सहमति अगर किसी भी विषय पे नहीं बनती है, प्रधानमंत्री आर्मी की सहमति के बगैर कुछ नहीं कर सकता भाई। इसीलिए तो एनएसए तो बहुत ही छोटी चीज रही। तो क्या इस दिशा, इस चैनल से वहां की आर्मी के स्तर पे सहमति बनाने की भारत सरकार की कोशिश है? अब पता नहीं क्या कोशिश है, ये तो अब ये तो स्पेकुलेटिव बहुत ज्यादा हो गया। क्या ऐसा है? नहीं, लेकिन आप इसमें एक चीज देखिए, मैं देखिए इसमें एक कहना चाहूंगा, जो आपने प्रश्न उठाया बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, क्योंकि एक ये जो बातचीत हो रही थी, जो पिछली मर्तबा जब
अगस्त में यहाँ पर 23-24 अगस्त को बातचीत होनी थी, मुलाकात होनी थी दोनों हमारे सुरक्षा सलाहकार के बीच में, तो तब पाकिस्तान को ये महसूस हुआ, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अगेंस्ट सरताज अजीज हैं, जो उनका इतना कंट्रोल नहीं है, हैंड्स ऑन नहीं है, जो यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या होता रहता है, तो वो उनके सामने इतनी अच्छी तरह टिक नहीं पाएंगे। एक ये भी कारण था जो उन्होंने इतने सारे इसमें अड़चने उठाई, इतनी अटकलें उठाई, जो यहाँ पर आकर मुलाकात नहीं हो। और उसके बाद जब सरताज अजीज को ये नासिर खान जंजुआ से उन्होंने रिप्लेस किया, जो कि बिल्कुल आर्मी से हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, और कॉन्फिडेंस है उनका राहल शरीफ का, जो भी आर्मी चीफ है, तो मतलब ये उनके साथ बिल्कुल उनकी सोच जो है वो तालमेल रखती है। तो एक जो यहाँ पर मुलाकात ये हुई है, जो आप पूछ रहे थे शुरुआत में भी, जो क्या अंतर हुआ है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जो अब हम अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं, और जो हम बातचीत करेंगे, जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, जो उसका निर्णय निकलेगा, हम उसको आगे तक ले जा पाएंगे और हम उसको आगे तक तोड़ पर ले जा पाएंगे। तो ये हमारे लिए भी बेहतर है, जो भी बातचीत होती है, ऐसा ना हो जो उफा में हुआ है उसकी तरह वो भी ऐसे बह जाए। यहाँ पर जो बातचीत होगी उसको हम आगे तक ले जा पाएंगे। जी, तो आगे तक हम ले जाएं। भारत सरकार की जो कोशिश नजर आ रही है, कम से कम कुछ लोगों को जरूर इसमें संभावना सकारात्मक दिख रही है। हालांकि पाकिस्तान का रुख, चाहे याया खान रहे हो, चाहे बेनजीर भुट्टो रही हो, चाहे नवाज शरीफ या फिर उससे पहले मुशर्रफ रहे हो, हर बार ऐसा लगता है कि नए सिरे से बातचीत वहां पर शुरू करनी पड़ती है और भारत की यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। तो भारत की सरकार अब कम से कम एक ठोस स्थायी नीति के साथ पाकिस्तान के साथ आगे बढ़े, ऐसी आज के पैनलिस्ट को कम से कम उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि यशवंत सिन्हा ने जो सवाल उठाया है, जिसका स्वागत बीजेपी ने और केंद्र की सरकार ने किया है, वो उन स्वागतों का, यानी कि उन तमाम सुझावों का जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उनको शामिल करके इस दिशा में एक स्थायी नीति की तरफ बढ़ेगी। बहरहाल यहाँ पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।